हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंस वाइनिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने जो क्लास 6 की पॉलिटी की सीरीज़ की शुरुआत की है, उसका आज हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 का समरी, लेन देन का बदलता स्वरूप। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, 1 2 3। मैंने उसका समरी भी करवा दिया है, तो आप दोनों देख सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर भी और उसका समरी भी। और मैंने चैप्टर 4 का भी कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है और आज उसका समरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। इसमें लेन देन के बदलते स्वरूप में हमें देखना है कि इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली को। ठीक है, इसकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं वो देखेंगे। कठिनाइयों को देखेंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। और उसके बाद पढ़ना है मुद्रा। उसके बाद ये पहला आगे पढ़ना है मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली इसमें पढ़ेंगे धातु मुद्रा के बारे में। इसके अंदर पढ़ेंगे हम, इसके अंदर पढ़ेंगे धातु मुद्रा। ठीक है, वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसमें पढ़ेंगे कि सिक्कों का चलन कैसे शुरू हुआ। सिक्का, ठीक है, सिक्कों का चलन कैसे शुरू हुआ। फिर हम कागजी मुद्रा इसके अंदर पढ़ेंगे। कागजी मुद्रा, पेपर नोट्स, पत्र मुद्रा जो होती है वो। फिर हम पढ़ेंगे आगे बैंक के बारे में। ठीक है, बैंक का कैसे फिर विकास हुआ। और फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिक मुद्रा के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लास्टिक मुद्रा के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। लेन देन के बदलते स्वरूप। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे अगर हम किसी वस्तु को देकर दूसरी वस्तु खरीदते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कहीं कहीं आप पुराने कपड़े को देकर बर्तन खरीदते हैं, उसे बार्टर सिस्टम, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में जैसे कभी अनाज देकर हम सोन पापड़ी या कुछ बचपन में खरीदते थे, वो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होता है। आपसी बातचीत करके कि इतने में इतना, आप 10 कपड़े को लेकर एक बर्तन दे रहे हैं, उस टाइप से आपसी बातचीत में, या फिर पहले से जो परंपरा निर्धारित है कि 10 कपड़े में एक बर्तन देगा, उस हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता था। ठीक है, अब इसमें कठिनाइयों को देखेंगे। क्या कठिनाई होती थी। वस्तु के मोल को लेकर खींचातानी होता था। अगर कोई कहता था कि चलो 10 में एक नहीं 2 बर्तन दे दो, तो ये प्रॉब्लम होती थी। संचय में कठिनाइयाँ होती थी। अगर मान के चलिए, अगर अनाज लेके कोई वस्तु दे रहा है तो उसके पास इतना अनाज हो जाएगा, उसको संचय करने में ही प्रॉब्लम होगी, उसको रखने में दिक्कत होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी परेशानी होगी। जैसे कि यहाँ चित्र से दिखाया गया है पिक्चर में, इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे, तो ये बोल रहा है
कि 2 हाथ कपड़ा दूंगा। इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। तो ये बोला कि दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है। ये बोल रहा है कि पूरा दिन लग जाता है 1 बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। तो ये बोला कि चल मुझे भी तो 1 दिन लग जाता है पूरा 1 हाथ कपड़ा बनाने में। देखिए अब आगे इस क्षेत्र से देखते हैं। पिछले साल तुमने बकरी के बदले 4 टोकरी अनाज दिया था, मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। ये बोल रहा है कि मेरे पास तो अब 3 ही टोकरी अनाज है। मुझे कुछ अनाज चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर है, पर बकरी को तो आधा नहीं कर सकते, कुछ उपाय सोचते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि मुझे आम के बदले गेहूँ चाहिए। बोल रहा है मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूँ दूंगा। ये बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। ठीक है, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्राचीन काल अखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। जब पहले मनुष्य जब शिकार करते थे तो पशुओं का जो चमड़ा होता था ना, उसका उपयोग मुद्रा के रूप में करते थे। जैसे अगर कोई भी सामान खरीदना है किसी से तो वो पशु का चमड़ा देकर खरीदते थे। ठीक है, आगे जब चारागाह युग आया तब ये पशु का प्रयोग करने लगे मुद्रा के रूप में। जैसे किसी से कुछ खरीदना है तो पशु देकर और तब खरीदते थे। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। जैसे अनाज देकर और फिर कुछ सामान खरीदते थे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं धातु मुद्रा। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धातु में भी कई कमी थी। यह भारी होता था, लेन देन में हमेशा संदेह बना रहता था क्योंकि इसका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। जैसे अब धातु मुद्रा का चलन हो गया तो कोई आदमी, जैसे लोहा के धातु हो गया, किसी के घर में अगर कोई लोहार है, अगर लोहे का काम कर रहा है तो वो बिल्कुल जो मुद्रा है उसके हिसाब से उसके तौल में ही बना लेगा मुद्रा और मार्केट में ले आएगा कि मुद्रा है, मतलब जो सिक्का है। तो ये कठिनाइयाँ होती थी, इसमें संदेह होता था वजन और शुद्धता में। ठीक है, अब देखते हैं सिक्कों का चलन। सिक्कों का चलन क्यों शुरू किया गया? भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। ये बुक का रेफरेंस है, बिहार टेक्स्ट बुक का, कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। ठीक है, तो शेरशाह सूरी द्वारा रुपया नाम का सिक्का चलवाया जो चांदी से बना हुआ था। आज भी हम लोग रुपया का मुद्रा का जो नाम है हमारे यहाँ का, उसका नाम रुपया ही है। तो ये शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था चांदी का सिक्का जिसका नाम रुपया था। और मुगल के समय में दाम करके एक सिक्का था, वो तांबे का सिक्का था। मुहर जो था वो सोने का सिक्का था और रुपया चांदी का सिक्का था। उस समय दक्षिण भारत में हुनी और पनम सोने के सिक्के का नाम था। और आज के सिक्के चलते हैं वो एल्युमिनियम और निकेल के बने होते हैं। ठीक है, आजकल ये इम्पोर्टेंट है कि आज जो सिक्के हैं, खैर इम्पोर्टेंट तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। शेरशाह सूरी ने जो चलवाया था उस सिक्के का नाम रुपया था और वो चांदी से बना हुआ था। मुगल के समय दाम जो था वो तांबे का सिक्के को दाम बोलते थे, सोने के सिक्के को मुहर बोलते थे और रुपया चांदी के सिक्के को बोलते थे। दक्षिण भारत में खून या पनम बोलते थे सोने के सिक्के को। और आज जो हम मुद्रा का यूज करते हैं, जो कॉइन का यूज करते हैं, वो एल्युमिनियम और निकेल से बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं पत्र या कागजी मुद्रा।
सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए कागज़ के नोटों का चलन शुरू हुआ, जिसे हम कागजी या पत्र मुद्रा कहते हैं। भारत में कागज़ के नोट छपवाने और जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। ये भारत सरकार के पास नहीं है इसका अधिकार, और ना ही संसद और ना ही किसी और के पास है। सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI, सिर्फ वही इसको जारी कर सकती है और वही इसको छपवा सकती है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। बैंक, जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आमदनी या अर्जित रुपए का संग्रह आसान हो गया। संग्रहित रुपए को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हुई। जब हम लोग पैसे कमाने लगे और पैसे को संचय करने का समय आया तो हम लोगों को बैंक की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए बैंक को बनाया गया ताकि हमारे पास जो पैसे हैं वो बैंक के पास सुरक्षित रह सके। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, तो इसको हम समझते क्या होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो किसी भी देश में आर्थिक उतार चढ़ाव जो होता है उसको प्रबंधित करने के लिए जो प्रणाली का यूज किया जाता है उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, किसी देश की मौद्रिक नीति उसकी विनिमय दर व्यवस्था से जुड़ी होती है। मौद्रिक नीति के जरिए किसी देश का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को नियंत्रित करता है और मुद्रा की पूर्ति को भी नियमित और नियंत्रित करता है। ठीक है, और मौद्रिक नीति के थ्रू ही मूल्य की स्थिरता को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट अथवा संचार माध्यमों का विकास हुआ। इससे बाजार में भौतिक रूप में भी परिवर्तन हुआ। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तु की खरीद बिक्री होने लगी। आजकल हम इंटरनेट का यूज करते हैं और टेलीफोन का यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन कर दिए कुछ भी ऑर्डर और आ जाता है सामान, उसको ऑनलाइन ही पे कर दिया, ये सिस्टम हो गया अब तो यही बोल रहे हैं यहाँ कि टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। जैसे आप बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप चेक का यूज करते हैं जो बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप उसमें अपना अमाउंट भरते हैं और जितने अमाउंट का आप खरीदारी कर रहे हैं उसको डायरेक्ट चेक दे देते हैं। आपको मोटा सा पैसा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है उसके वहाँ पे। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को ATM या डेबिट कार्ड जारी करता है। इसे ही प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। बैंक जो प्रोवाइड करती है ATM हो गया, ATM जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, इसी को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि पत्र और कागजी मुद्रा क्यों बना, क्योंकि सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत सारे सिक्के ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हम कागज़ के नोटों को बनाया और उससे खरीदारी में सुविधा होने लगा। ठीक है, इसलिए इसे स्वीकार किया गया। और क्या कहते हैं, इसको जारी कौन करवाता है? भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करवाता है। ठीक है, और आजकल के जो सिक्के हैं वो किससे बने होते हैं? वो एल्युमिनियम और निकेल के बने होते हैं। ठीक है,
और ये सब इम्पोर्टेंट है कि दाम, दाम तांबे का सिक्का, मुहर सोने के सिक्के, और रुपया चांदी का सिक्का। ठीक है, शेरशाह सूरी ने रुपया का चलन करो रुपया को जारी किया था, जो चांदी के सिक्के थे। ठीक है, और हमने देखा कि मुद्रा विनिमय प्रणाली को देखा, और फिर यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली को भी देखा। तो आज की क्लास यहीं तक है। अब इससे आप पढ़ लीजिएगा, और मैं इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो तैयारी करते रहिए। ओके, बाय, गुड लक।